बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गद्य पाठ एक धूल का प्रश्नोत्तर करा रही हूँ, जिसमें मैंने मौखिक के प्रश्नोत्तर करा दिए हैं और लिखित के 2 प्रश्न कराए हैं। पहला, धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती, और दूसरा, हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है। ये 2 प्रश्न मैंने करा दिए हैं। अब इसके आगे का जो तीसरा प्रश्न है वो मैं पढ़ने चल रही हूँ। अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता होती है? तो अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता होती है, ये मैं अब लिखाने चल रही हूँ। वो मट्ठे और विशेष होती है, तेल और मट्ठे से सिंचाई होती है, तो उसी का वर्णन किया गया है कि उत्तर लिखिए। अखाड़े की मिट्टी विशेष होती है, वह तेल और मट्ठे में सिंचाई, तेल और मट्ठे में सिंचाई हुई होती है, सिंचाई हुई होती है जब पसीने से यह पसीने से लथपथ शरीर पर फिसलती है, तो ऐसा लगता है, तो ऐसा लगता है मानो आदमी कुआं खोद कर निकला हो। अखाड़े की मिट्टी इनके शरीर को सुडौल बनाती है। अखाड़े की मिट्टी शरीर को सुडौल बनाती है। ताकत और स्फूर्ति प्रदान करती है। ताकत और स्फूर्ति प्रदान करती है। मांसपेशियां फूल जाती हैं। मांसपेशियां फूल जाती हैं। मांसपेशियां फूल जाती हैं।
और लगता है और लगता है चारों खाने चित लेट कर वह विश्वविजयी हो गया। ये इसका उत्तर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, श्रद्धा भक्ति स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन किस प्रकार है? उत्तर लिखिए। उत्तर नंबर 4, श्रद्धा भक्ति स्नेह प्रकट करने के लिए धूल सर्वोत्तम साधन है। धूल सर्वोत्तम साधन है। धूल सर्वोत्तम साधन है। कोई योद्धा या विदेशगत मनुष्य अपने देश में लौटकर पहले इसकी धूल को सबसे पहले उसकी धूल को अपने माथे पर लगाता है और अपनी श्रद्धा प्रकट करता है। सती अपनी श्रद्धा प्रकट करता है। सती उसी धूल को माथे पर लगाकर प्रेम प्रकट करती है। सैनिक उसका तिलक लगा कर देशभक्ति प्रकट करता है। अर्थात
प्रेम, श्रद्धा और भक्ति की चरम व्यंजना धूल से प्रकट होती है। चलिए इस प्रश्न का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं तो अगला प्रश्न पढ़ती हूँ। अगला प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर क्या व्यंग्य किया है? तो इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर व्यंग्य किया है कि वो उसके महत्व को नहीं समझती। मैं उत्तर यही शुरू करती हूँ, जहाँ तक उम्मीद है यहीं तक आपको दिखेगा, ठीक है? तो क्या रब कर देती हूँ, ऊपर से लिखती हूँ। तो नगरीय सभ्यता जो होती है उसे ये लगता है कि धूल उसके लिए गर्द के समान निकृष्ट है। वो धूल में सने हुए बच्चे को उठाकर अपने सलमे सितारे उसके फीके पड़ जाते हैं, सौंदर्य नष्ट हो जाता है। तो प्रसाधन सामग्री के लिए भले उसे किसी प्रकार भी प्रयोग कर ले, लेकिन उसे उठाकर उसे गौरव का अनुभव होता हो, ऐसा नहीं है। तो नगरीय सभ्यता उसके महत्व को नहीं समझती। तो मैं उत्तर लिखती हूँ, आप शुरू करिए। उत्तर नंबर 5 डाल दीजिए। आप प्रश्न अपनी पुस्तक से लिखिए। लेखक ने नगरीय सभ्यता को बनावटी नगरीय सभ्यता को बनावटी, नकली और चकाचौंध भरी कहा है। चकाचौंध भरी कहा है। नगर के लोग मिट्टी को गंदा और मैल कहकर उससे बचना या दूर रहना चाहते हैं। इस कारण वे धूल में सनने का तथा स्वाभाविक
खेलों का आनंद नहीं ले पाते। नगरीय व्यवस्था में लोग नगरीय व्यवस्था में लोग नगरीय व्यवस्था में लोग अपने देश प्रेम की अपने देश प्रेम की पहचान इस मिट्टी या धूल के दर्शन भी नहीं करते। वे अपने बच्चों तक को इससे दूर रखना चाहते हैं। चलिए प्रश्न हो गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं किनारे हूँ एकदम। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला आ गया प्रश्न। अब लिखित रखा जो 50 से 60 शब्दों में है, मैं उन उत्तरों को अब लिखवाने चल रही हूँ 50 से 60 शब्दों वाले। तो आप लिख लीजिए, यहाँ डाल दीजिए लिखित या खा डाल दीजिए। सिर्फ लिखित ऊपर लिखा हुआ है तो आप यहाँ खा लिख लीजिए और उत्तर नंबर 1। अब मैं प्रश्न पढ़ती हूँ फिर आपको समझाऊंगी। प्रश्न है, लेखक बालकृष्ण के मुंह पर छाई गोधूली को श्रेष्ठ क्यों मानता है? लेखक बालकृष्ण के मुंह पर छाई गोधूली को श्रेष्ठ क्यों मानता है? उसे लगता है कि धूल मिट्टी की आभा है। जब वो शिशु भोलानाथ के मुंह पर लगती है तो उसका बालक के मुख की जो लाली है, जो सौंदर्य है, वो अनुपम है, अनोखा हो जाता है और मनमोहक हो जाता है। तो गोधूली को ही वो श्रेष्ठ मानता है। उत्तर शुरू करिए। लेखक बालकृष्ण के मुंह पर छाई गोधूली को श्रेष्ठ मानता है क्योंकि उससे उसकी आभा और खिल उठती है बालक के मुख पर लगी धूल बालक के मुख पर लगी धूल
बालक के मुख पर लगी धूल, बनावटी श्रृंगार से बनावटी श्रृंगार से अधिक मनमोहक प्रतीत होती है। और इससे बालक की सहज कांति निखर आती है। सहज कांति निखर आती है। कृत्रिम वस्तुएं प्राकृतिक चीजों का स्थान नहीं ले सकते। कृत्रिम चीजें प्राकृतिक चीजों का स्थान नहीं ले सकते। बच्चे के मुख पर लगी धूल उसके स्वाभाविक रूप को निखारती है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको रब करूँगी, फिर अगला प्रश्न लिखाऊंगी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं बिल्कुल किनारे हो गई हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं इसको रब कर देती हूँ। अगला प्रश्न है, लेखक ने धूल और मिट्टी में क्या अंतर बताया है। प्रश्न है कि लेखक ने धूल और मिट्टी में क्या अंतर बताया है। तो मिट्टी की आभा का नाम ही धूल है। उत्तर नंबर 2। लेखक ने धूल और मिट्टी लेखक ने धूल और मिट्टी और मिट्टी में पड़ा मिट्टी और धूल लेखक ने धूल और मिट्टी में
बड़ा अंतर माना है। उसके अनुसार मिट्टी शरीर है तो मिट्टी शरीर है तो धूल उसके प्राण, धूल उसके प्राण है। मिट्टी शब्द है, मिट्टी शब्द है तो मिट्टी शब्द है तो धूल उससे उत्पन्न रस है। मिट्टी चांद है तो धूल उसकी चांदनी। मिट्टी चांद है तो धूल उसकी चांदनी है। अर्थात मिट्टी की आभा का दूसरा नाम धूल है। अर्थात मिट्टी की आभा का दूसरा नाम धूल है। मिट्टी की पहचान उसकी धूल उसकी धूल से होती है, क्योंकि धूल में चमक और आभा दोनों रहती है। तो ये है धूल और मिट्टी का अंतर कि एक दूसरे में, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो ये होता है धूल और मिट्टी के, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे हट रही हूँ। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद है। तो ये कहा गया है कि धूल और मिट्टी की पहचान इतना ही अंतर है कि एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। मिट्टी की जो आभा है वही धूल है, बिना उसके जीवन संभव नहीं। लेकिन लोगों की सोच का जो अंतर है, हमारी नगरीय सभ्यता का जो अंतर है, उसे समझाने की आवश्यकता है कि वो ये जाने कि धूल का महत्व हमारे लिए क्या है। तो ये यहाँ कहा गया है। तो मिट्टी के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। धूल वास्तव में मिट्टी का सार तत्व है। मिट्टी की चमक का ही नाम धूल है। तो सार तत्व है, जिससे कहते हैं ना, मिट्टी से ही मनुष्य का जन्म हुआ है। तो सार तत्व तो वही है। हमारी वास्तविक स्थिति मिट्टी से जुड़ी है। यदि हम उस मिट्टी से भागेंगे तो हमारे जीवन का वास्तविक मतलब कुछ नहीं है।
उसी के उपज के अन्न को खाकर हम बलशाली होते हैं। उसी में पाँव रखने से, उसी की मिट्टी की चमक से हमारी मांसपेशियाँ फूलती हैं। उसी को तेल और मट्ठे में सिझा दीजिए तो पहलवान के शरीर की ताकत बन जाता है। बच्चा ज़मीन में खेलता है तो बच्चे की ज़मीन की ताकत, धरती का बल जो होता है उसके शरीर में आ जाता है। तो ये कहा जाता है कि मिट्टी और आभा, उसकी चमक के महत्व को कभी भी नकारना नहीं चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे के प्रश्न को मैं बाद में लिखवाऊंगी। तो आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।